Hello friend, welcome to our channel Selection Tech. Today we are going to start our lecture 10 of Indian polity. Today you will see that DPSP, Directive Principle of State Policy. आज हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में देखेंगे। इसके कहाँ से ये टोटल आर्टिकल स्टार्ट हुए हैं। इससे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स एकदम डिटेल में अच्छे से कंप्लीट किया है और उस इट मीन्स अब तक टोटल लेक्चर 9 तक में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट तक कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग डीपीएसपी स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए डीपीएसपी स्टार्ट करते हैं। डीपीएसपी जो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये इंस्पायर कहाँ से हुआ है, तो आयरलैंड से इंस्पायर है और ये बाइंडिंग नहीं है और ना ही इन्फोर्सिएबल है। इट मीन्स इसके लिए आप अगर डीपीएसपी में जो भी बातें लिखी हुई है आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं डायरेक्टली। जब तक उस पर कोई लॉ नहीं बना हो तब तक वो इन्फोर्सेबल नहीं है। ये नॉन गारंटेड है और इसमें भी अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। ये पहले से सस्पेंडेड है, ठीक, क्योंकि अगर ये नॉन इन्फोर्सेबल है तो सस्पेंडेड, ऑलरेडी सस्पेंडेड, कि आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगर डीपीएसपी में कुछ भी बात लिखे हुए हैं तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि प्रियम्बल में जो बातें लिखी हुई है उसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते। सेम बात डीपीएसपी के साथ है कि आप डीपीएसपी में भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। हाँ, डीपीएसपी को लागू करने के लिए टाइम टू टाइम लॉ बनाए जा सकते हैं। ठीक, लॉ कैन बी मेड टाइम टू टाइम। ऑब्जेक्टिव क्या है डीपीएसपी का, टू एस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट एंड इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस। एक वेलफेयर स्टेट बनाना जहाँ पर कि सब कुछ समान हो, सबको सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस मिल रहा हो, सोशल इकोनॉमिक एंड जस्टिस, ठीक, सब समान हो, कोई ज़्यादा अमीर और गरीबी में ज़्यादा फर्क ना हो ये इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, सोशल जस्टिस सब एक तरह हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा हो, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। हम लोग डीपीएसपी को 4 भाग में बांट सकते हैं। एक सोशलिस्ट जो कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस दिखा रहा होगा, एक गांधीयन प्रिंसिपल जैसे कि पंचायती राज, वो गांधीयन प्रिंसिपल था। जैसे कि अब रिबलर प्रिंसिपल, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, ये आपका रिबलर प्रिंसिपल शो करता है। अब सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस क्या हो सकता है कि सबको वेलफेयर ऑफ द पीपल हो, सबका परमिशन ऑफ द वेलफेयर पीपल हो, सब बराबर कमा रहे हो, सबको राइट टू वर्क हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस हो, ठीक। और ये क्लासिफिकेशन आपका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, ठीक। दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि हम लोग डीपीएसपी के नेचर को पढ़ करके उनको 3 क्लासिफिकेशन में बांटते हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड रिबलर प्रिंसिपल। इसमें कौन कौन आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 43, 47, 38, 39, 39A। 39A को बाद में अमेंड करके डाला गया है, ठीक। 39A 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड हुआ है, क्योंकि ये जो कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए शो कर रहा है कि इसमें अमेंडमेंट हुआ है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आपको किसी भी आर्टिकल के साथ लगा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब है कि वो अमेंड हो करके ऐड हुआ है। इट मीन्स वो स्टार्टिंग में, इट मीन्स मूलभूत कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में वो नहीं था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया है, ठीक। और गांधीयन प्रिंसिपल आर्टिकल 43, 43B, यहाँ पर भी 43B अमेंड हो गया है, 48, 47 एंड 46। रिबलर प्रिंसिपल 48, 49, 50, 51, 45, 44, 48 एंड 48A, इतने सारे हैं, ठीक। अब आर्टिकल 36 डीपीएसपी का स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 36 फिर से वही चीज़ बताता है, डिफिनेशन ऑफ स्टेट, जो कि हम लोगों ने आर्टिकल 12 जब फंडामेंटल राइट स्टार्ट कर रहे थे, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट देखा, तो वहाँ पर भी आर्टिकल 12 में डिफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया था, जो हम लोगों ने डिटेल में वहाँ पर पढ़ा था। डिफिनेशन ऑफ स्टेट हम लोग किसको कहेंगे, तो वहाँ पर सेम टू सेम जो वहाँ पर पढ़ा था आर्टिकल 12 में वही है। यूनियन एग्जीक्यूटिव प्लस यूनियन लेजिस्लेचर मिल करके पार्लियामेंट बनाते हैं, स्टेट हो गया।
स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर, कहीं कहीं स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, वो मिलकर के जो गवर्नमेंट बना रहे हैं, या कोई लोकल अथॉरिटी या कोई भी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन हो पार्शली और फुल्ली, तो उसको भी हम लोग स्टेट के दर्जा में लाते हैं। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट के तौर पर या स्टेट की तरह काम करता हो, तो वो स्टेट कहलाता है। ये होगा डिफिनेशन ऑफ स्टेट। नो आर्टिकल 37 ये खुद कहता है कि DPSP नॉट इन्फोर्सिबल है। इट मीन्स ये किसी भी कोर्ट के लॉ में इन्फोर्सिबल नहीं है। फंडामेंटल फॉर गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को बताता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना चाहिए। आर्टिकल 38 सेम चीज़ में अभी 38(1) इंश्योर करेगा। आर्टिकल 38 क्या कहता है? द स्टेट शेल एस्टेब्लिश सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर। इट मीन्स स्टेट को ये जो DPSP है, ये स्टेट को रूल देता है, कुछ गाइडलाइंस देता है कि ऐसे स्टेट को काम करना चाहिए। ठीक, अब जैसे कि 38 में बोल दिया गया कि स्टेट को पब्लिक वेलफेयर के प्रमोशन के लिए काम करना चाहिए। 38(1) में भी कहा गया कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस सबको मिलना चाहिए टू प्रमोट पब्लिक वेलफेयर। यहाँ सिर्फ 38(1) पब्लिक वेलफेयर का बात कर रहा है, किस चीज़ का? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 चीज़ के लिए। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस सबको मिलना चाहिए, और स्टेट को ऐसा काम करना चाहिए कि सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल ये तीनों जस्टिस मिले। हम लोगों ने प्रीएम्बल में भी पढ़ा था कि जस्टिस तीन प्रकार के, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये प्रीएम्बल में खुद लिखा हुआ है। सेम चीज़ को यहाँ पर बता रहा है कि स्टेट को ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा सोशल सिस्टम बनाना चाहिए कि सोशल सबको समान हो, ठीक, इकोनॉमिकल सबके पास लगभग बराबर धन हो, एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये तीनों तरह का जस्टिस स्टेट बनाना चाहिए। किस लिए? कि पब्लिक वेलफेयर के लिए। 38(1). अब 38(2) क्या कहता है? स्टेट्स को जो भी इनइक्वलिटी ऑफ इनकम है वो हटाना चाहिए, एंड सिक्योर करना चाहिए इक्वलिटी टू प्रिविलेज स्टेटस अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रुप्स पीपुल रिसाइडिंग इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन। सब के लिए जो भी डिफरेंट ऑक्यूपेशन में ग्रुप काम कर रहे होंगे, बहुत सारे ग्रुप, जैसे कि कुछ लोग मजदूर हैं तो कुछ लोग IT सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सेक्टर वाइज देख ले, अप्रोक्सीमेटली 55% ऑफ पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है, 23% ऑफ पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रही है, एंड रेस्ट जो है टर्शरी सेक्टर में काम कर रही है। जो भी डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑक्यूपेशन डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, सबको समान सिक्योरिटी मिलना चाहिए, समान प्रिविलेज मिलना चाहिए, और किसी भी तरह का इनइक्वलिटी ऑफ इनकम नहीं रहना चाहिए। तो उसी को देखते हुए आर्टिकल 32 के तहत एग्जाम्पल में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाया गया था। स्टार्टिंग में बहुत के पास बहुत सारा ज़मीन था और कुछ के पास ज़मीन ही नहीं था, तो आर्टिकल 38(2) को देखते हुए लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया। और जैसे कि पेंशन योजना भी बहुत सारा लाया गया, जैसे कि आप लोग अभी अटल पेंशन योजना देखते होंगे कि आप लोग इतना रुपया जमा कीजिए, एज वाइज की 500 रुपया पर मंथ जमा कीजिए 60 साल तक, उसके बाद आपको 3000 रुपया या 4000 रुपया पर मंथ मिलेगा। ये अटल पेंशन योजना के तहत आपको मिलता है। और बहुत सारे इसी तरह योजना मिलनी चाहिए, जिससे कि इन इक्वलिटी ऑफ इनकम को कम किया गया, जो भी डिफरेंट ऑक्यूपेशन वाले लोग हैं। अब आर्टिकल 39 क्या कहता है? स्टेट को ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए, कैसा कि सबका लिविंग स्टैंडर्ड बराबर हो जाए। दे मस्ट एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जैसा एक स्टैंडर्ड लाइवलीहुड होता है सबको वैसा मिलना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर लाइवलीहुड सबको अच्छा मिलना चाहिए, किसी को भी, एनीवन। द स्टेट ऑल सिटीजन मेन और वुमेन शुड एडुकेट मीन्स ऑफ लिविंग। इट मीन्स उसका लाइवलीहुड, रहन सहन अच्छा होना चाहिए, ना कि एकदम जैसे कि अभी झुग्गी झोपड़ी में जाके देखिएगा, इट मीन्स पुअर लोग का, तो उसका लाइवलीहुड उतना अच्छा नहीं रहता है।
तो सबका जीवन का स्तर मतलब कि ठीक ठाक होना चाहिए, सबका लिविंग स्टैंडर्ड ठीक ठाक होना चाहिए। उसके लिए क्या खिलाया गया? पहले ये नाम मनरेगा था, VV जीराम जी कि इसके मनरेगा के तहत आपको 100 दिन के लिए गारंटेड जॉब मिलता था। अब VV जीराम जी विकसित भारत ग्रामीण रूरल के तहत आपको जो है 125 दिन के लिए जॉब दिया जाएगा। पहले मनरेगा में 100 दिन था, अब इसमें 125 दिन कर दिया गया। ठीक, अब 39B क्या कहता है कि यहाँ पर प्रॉपर ओनरशिप होना चाहिए और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल एंड रिसोर्सेज, मतलब कि जो भी रिसोर्सेज है उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबके पास वितरण फेयर होना चाहिए। जो भी रिसोर्सेज मटेरियल रिसोर्सेज है सबका ओनरशिप प्रॉपर होना चाहिए और कलेक्टिव इंटरेस्ट पर काम करना चाहिए, ना कि कोई भी पर्सन सिर्फ अपने लिए काम करे, वो कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए काम करे। 39B। 39C क्या कहता है? स्टेट शुड क्रिएट सच इकोनॉमिक सिस्टम डेट नो हार्मफुल कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो जाइए। मतलब इट मीन्स किसी एक के हाथ में सारा संपत्ति नहीं चल जाना चाहिए। देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड, किसी कुछ हाथों में सारा धन नहीं चल जाना चाहिए। 38 क्या कहता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे आप मैन हो वुमेन हो ट्रांसजेंडर हो, उससे मतलब नहीं है। अगर कोई काम कोई आदमी कर रहा है, कोई औरत कर रही है, किसी ट्रांसजेंडर भी कर रहा है, तो सेम काम के लिए सबको सेम पेमेंट मिलना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये 39D कहता है। ठीक, नॉट 39E। इसमें हेल्थ को लेकर के बात कहा गया कि हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉई, एजेस ऑफ चिल्ड्रन should not misused and they should not to be forced for economic necessity to such work which is not suitable for their age group and strength। इसके लिए लेबर एक्ट आया कि जिस एज के लिए जौन सा काम उचित हो वही काम उसको करना चाहिए, सबके स्वास्थ्य और स्ट्रेंथ उसकी क्षमता को देखते हुए काम मिलना चाहिए। देखिए, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेल एंड फीमेल, एजेस ऑफ चिल्ड्रन शुड नॉट बी मिसयूज, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए और उसको फोर्स नहीं भी करना चाहिए किसी ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में जिसमें वो सक्षम नहीं है। ये आर्टिकल 39E कहता है। नॉट आर्टिकल 39F, चिल्ड्रन को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटी मिलना चाहिए फॉर हेल्थ डेवलपमेंट इन फ्री एंड डिग्निफाइड एनवायरनमेंट। इट मीन्स जो भी बच्चे हैं उसको फैसिलिटीज़, उसको डेवलप होने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए, उसका हेल्थ अच्छा रहे और वो डिग्निफाइड इन्वायरमेंट में रहे। स्टेट को ऐसा काम करना चाहिए कि उसको किसी भी तरह का डर नहीं रहे, उसको जो भी न्यूट्रिशन युक्त भोजन होता है वो मिले और वो प्रोटेक्टेड रहे, किससे? एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एंड मॉरल एबंडेंट। उसको मतलब चिल्ड्रन को इकोनॉमिक रूप से एंड मॉरल रूप से एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। उसके लिए एक एक्ट आया था, पोस्को एक्ट, जो कि रेप के मामले को देखता था। और आंगनबाड़ी में आप लोग को आंगनबाड़ी में देखते होंगे कि वहाँ पर आपको मिड डे मील या भोजन और एजुकेशन थोड़ा सा दिया जाता है। पोस्को एक्ट के बारे में थोड़ा सा, पोस्को एक्ट जो है वो 2012 में आया था, जिसका फुल फॉर्म प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। इसमें लड़की या लड़का जिसको भी वैसा कुछ लगता था कि सेक्सुअल ऑफेंस के तहत वो डायरेक्ट पुलिस के पास जाके कंप्लेंट कर सकती थी या कोई गार्जियन, और उसका जो भी मतलब कि उसको बहुत ही इजी तरीके से उसको मेंटल हरासमेंट ना हो बाय द पुलिस। अगर कोई फीमेल से डील कर रहा है तो वो फीमेल ऑफिसर ही आएगी।
और इसके तहत कोई भी इट मीन्स एनी वन अंडर 18 के तहत है वो जाकर के कंप्लेन कर सकता था। इसमें मतलब कि मेनली ये ऑफेंस कवर होता था पेनिट्रेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, नॉन पेनिट्रेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अब 39 है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। इट मीन्स सबको जो जस्टिस है वो फ्री मिलना चाहिए और इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस में देरी नहीं होनी चाहिए। आपने सुना है कि अगर टाइम पर जस्टिस आपको नहीं मिला तो वो खुद एक अन्याय है। तो इसके तहत स्टेट ने लोक अदालत शुरू किया था, NLSA एक्ट आया था कि जिसमें और भी बहुत सारा चीज़ इसमें किया गया था। जैसे कि फिर सरकारी वकील का एक नियम आया कि अगर आपको कोई भी वकील नहीं मिल रहा है तो सरकारी वकील आपका केस फ्री में लड़ेगा। लोक अदालत में आपको किसी भी तरह का कोर्ट फी पे नहीं करना पड़ता है। आप सीधा इट मीन्स वहाँ पर दोनों पक्षों को बात को सुन करके फैसला दिया जाता है और लोक अदालत का जो फैसला होता है वो कहीं पर भी आप उसको लेकर के फिर हायर कोर्ट में आप उसके विरुद्ध अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक। अब 40 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज पंचायत। इट मीन्स 3 टायर सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए स्टेट अपने से कदम उठाए। स्टेट्स टू टेक स्टेप टू कंस्टिट्यूट विलेज पंचायत एंड अथॉरिटीज में बी नेसेसरी फॉर स्टेपलिंग। जो भी चीज़ पंचायत के स्टेटमेंट में ज़रूरत है वो स्टेट उसको धीरे धीरे कदम उठाए। तो इसी के तहत 2 अमेंडमेंट हुआ। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसके साथ पंचायत ऐड किया गया और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसमें कि म्यूनसिपलिटीज़ लाया गया। इसमें पंचायत में इलेक्शन कंपलसरी करवा दिया गया और उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ। ठीक। ये पार्ट 9 ऐड हुआ और इसमें पार्ट 9A ऐड हुआ। आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक और इसमें आर्टिकल 243O से लेकर 243ZG तक 11 शेड्यूल और इसमें 12 शेड्यूल। इसमें पंचायत को टोटल 29 सब्जेक्ट दिया गया था और म्यूनसिपल 30 को टोटल 18 सब्जेक्ट पर अधिकार दिया गया था। बट अब तक टोटल जो सब्जेक्ट है वो अब तक ना ही पंचायत को ट्रांसफ़र हो पाए हैं और ना ही म्यूनसिपलिटीज़ को। पंचायत एंड इन दोनों को मिला करके अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो इसको कहते हैं पंचायत राज इंस्टीट्यूशन या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन या और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगर इन दोनों को मिला दिया जाए किसको किसको पंचायत को एंड म्यूनसिपलिटीज़ को। 41 आर्टिकल 41 द स्टेट शुड प्रोवाइड विद इन इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट फॉर द राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस और इन केस ऑफ ओल्ड एज, सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसेबिलिटी। इट मीन्स आपको राइट टू जॉब, राइट टू एजुकेशन मिलता है, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस और राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। इन केस अगर आप कोई आपका एज 60+ हो चुका है और आपको या फिर आप सिकनेस है, आप अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए आपको स्टेट कुछ ऐसा करे कि आपका हेल्प हो सके। तो स्टेट ने क्या नियम बनाया राइट टू एजुकेशन के तहत, ये हम लोगों ने उसमें पढ़ा फंडामेंटल आर्टिकल में। ये 16 से लेकर 14 ईयर्स तक सॉरी बिलो 6 ईयर तक सबको एजुकेशन दिया जाएगा। राइट टू वर्क में मनरेगा आया, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको बेरोजगारी भत्ता दिया गया। ये सब चीज़ हमारे इंडिया में हुए। क्या हुआ राइट टू वर्क के तहत मनरेगा आया, राइट टू एजुकेशन के तहत 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, अनकम्पल्सरी एजुकेशन।
मीन्स 6 से लेकर 14 साल बच्चों के लिए सरकार ने फ्री एजुकेशन व्यवस्था किया। 14 साल इट मीन्स जनरली अभी के टाइम में 14 साल में कोई एक 10th पास कर जाता है, ठीक। इट मीन्स 10th तक की एजुकेशन को, अगर उससे ज़्यादा भी फी पड़ जाएगा तो ठीक है। तो 6 से लेकर 14 साल बच्चे को फ्री एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस मिलना चाहिए अगर आप ओल्ड एज है, सिकनेस है, एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बेरोजगारी भत्ता, ओल्ड एज के लिए पेंशन स्कीम, ये सब आया। द स्टेट शुड प्रोवाइड जस्टिस एंड ह्यूमन कंडीशन टू वर्क एंड मैटरनिटी लीव, ठीक। तो इसमें क्या है, आशा बहु योजना आप लोग अभी देखते होंगे कि हर जगह आप अगर आपके क्षेत्र में एरिया में आशा लोग रहती है जो कि टाइम टू टाइम क्षेत्र विजिट करते रहती है। अभी अगर पोलियो अभियान चल रहा होगा तो उसमें भी आशा का इन्वॉल्वमेंट होगा। ये सब चीज़ स्टेट को करना चाहिए। 43 लिविंग वेजेस टू इंश्योर living wages and a decent standard of living for all workers in the state and promote cottage industry in rural areas। सबको मतलब कि इंश्योर करना चाहिए जो उसका वेजेस है, जो उसको पैसा मिलता है वो उतना मिल सके कि वो अपना एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जी सके सभी वर्कर के लिए। और स्टेट को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए कॉटेज इंडस्ट्री रूरल एरिया में। इसके लिए लेबर लॉ आया, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आया। देखिए डीपीएसपी में वैसे सब बातों को कहा गया है कि स्टेट को ऐसा ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि स्टेट का को वेलफेयर बना सके, अच्छा बनाया जा सके। आर्टिकल 44 कहता है कि स्टेट शुड प्रोवाइड फॉर द पार्टिसिपेंट ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। वर्कर को भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए जिससे कि वो लोग अपनी मांगों को सीधा मैनेजमेंट के पास रख सके, जिसके लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे एक्ट और नियम आते गए। आर्टिकल 44। अब आर्टिकल 43B, सॉरी ये आर्टिकल 44 आर्टिकल 43B इसको ऐड किया गया 97 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देना चाहिए। ये आर्टिकल 43A है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात करता है। आर्टिकल 43B ये 97 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत ऐड हुआ, जिसमें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात हुआ कि सबको मिल करके काम करेंगे तो अच्छा होगा। जैसे कि अभी आप लोग अमूल दूध या फिर सुधा दूध के बारे में सुनते होंगे या लिज्जत पापड़ के बारे में सुनते होंगे, तो ये सब क्या है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। आर्टिकल 44 क्या कहता है कि सबके लिए पूरे स्टेट में इट मीन्स पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड होने चाहिए। जैसे कि क्रिमिनल लॉ सबके लिए बराबर है और सिविल लॉ में थोड़ा सा चेंजेस किया गया, उसी तरह सिविल लॉ के तहत सबके लिए सब कानून बराबर होना चाहिए। अभी कुछ रिलीजियस में उसके तहत काम किया जाता है, बट उसको चेंज करके एक सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड रहना चाहिए जो सबको बराबर ट्रीट करे। जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ में 3 तलाक का मुद्दा पहले बहुत ज़्यादा वो था, बट उसके लिए लॉ लाया गया, इसलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सबके बीच में। आर्टिकल 45 टू प्रोवाइड अर्ली एजुकेशन एंड केयर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 एज। जो भी 6 साल से छोटे बच्चों के लिए अर्ली एजुकेशन और फिर उसका प्रॉपर केयर करना चाहिए। उसी के तहत एग्जाम्पल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसमें कुछ चेंजेस थे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत। इसमें क्या चेंजेस किया गया था कि जो एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, इसको फंडामेंटल ड्यूटीज भी बना दिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया, तो साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये ऐड कर दिया गया कि पेरेंट्स का भी ये जिम्मेदारी होना चाहिए जो 6 ईयर के छोटे बच्चे हैं उनको वो अर्ली एजुकेशन दें।
आर्टिकल 46 क्या कहता है कि टू प्रोवाइड एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन टू प्रमोट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड सोशल जस्टिस, कि एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसको एजुकेशन जो भी SC ST या फिर कोई भी वीकर सेक्शन है उसको प्रमोट करना चाहिए, वो अपना अच्छा से एजुकेशन ले सके। तो इसके लिए क्या 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 गया, स्कॉलरशिप लाया गया, रिजर्वेशन पॉलिसी लाया गया, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत EWS को भी 10% रिजर्वेशन दिया गया। अभी जैसे कि OBC को 27% रिजर्वेशन मिलता है, EWS को 10%, SC ST को भी मिलता है रिजर्वेशन, और सबको स्कॉलरशिप भी लगभग जगह मिलता है। नो आर्टिकल 47 टू रेज न्यूट्रिशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल टू स्ट्राइव पब्लिक हेल्थ। इट मीन्स यहाँ पर पब्लिक हेल्थ के बारे में बात किया गया है, और यहाँ पर बात किया गया टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक बीवरेज ड्रग डेट आर हार्मफुल टू हेल्थ। वैसा बिवरेजेस जो कि हार्मफुल हो हेल्थ के लिए, उसको बैन करना चाहिए। तो अभी बिहार और गुजरात में शराब पर बैन है, ठीक। और सबको न्यूट्रिशन वाला फूड और लिविंग स्टैंडर्ड के लिए मिड डे मील स्कूल में चलाया जाता है। 48 टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन अ मॉडर्न एंड साइंटिफिक बेसिस। हम लोग को ऐसा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना चाहिए और एनिमल हस्बेंड्री जो कि मॉडर्न हो और साइंटिफिक बेसिस पर हो। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे रेवोल्यूशन आए, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, फिश के लिए रेवोल्यूशन आया, एक ब्लू रेवोल्यूशन आया। तो बहुत सारे रेवोल्यूशन टाइम टू टाइम आए कि हमारा जो है जो एग्रीकल्चर हो सके वो मॉडर्न एंड साइंटिफिक हो सके। आर्टिकल 48 ये क्या कहता है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसके लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट 1986 बना। हमको क्या करना है, ट्राई टू प्रिजर्व प्लेसेस एंड मोनूमेंट्स ऑब्जेक्ट एंड फॉर नेशनल इम्पोर्टेंस। वैसे सारे चीज़ को प्रिजर्व करना चाहिए जो कि नेशनल इम्पॉर्टेंट हो। तो इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट आया, जो कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं, पुरातन की चीज़ें हैं, उसको ढूंढ करके सेव किया जाता है। नो आर्टिकल 15 सेपरेशन होना चाहिए, किसमें, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में, जो लॉ बनाते हैं और जो इट मीन्स जुडिशरी में, न्यायालय में। तो यहाँ पर हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मिलता है। जैसे कि अभी SC का जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं वो सीनियर मोस्ट जो होते हैं वो बनते हैं, वो उसको बनाते तो है प्रेसिडेंट ही, बट उसका सुझाव कौन देता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं तो उसका सुझाव कौन देता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 मेंबर्स जो कि जज होते हैं वो खुद, ठीक। तो दोनों को सेपरेट करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत आया। आर्टिकल 51 ये क्या कहता है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का बात करता है। इसमें सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी टू मेंटेन द रिलेशन, टू मेंटेन द जस्टिस एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन। बहुत सारे नेशन में अच्छा से सब कुछ हो, पीस कीपिंग फोर्स हो। इंडिया ने पेंसिल एग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ 1954 में, जिस टाइम हमारे JL नेहरू एंड जो इनलाई के बीच में। और ये पेंसिल योजना क्या था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटरी एंड इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरफेयर, मतलब कि दोनों अपने आंतरिक मामले में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेंगे। पीसफुल कोस्ट एक्सटेंशंस रखेंगे, ये सब था पेंसिल के तहत। टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रीटीज, इनकरेज द सेटलमेंट, मतलब कि दो देशों के बीच में हमेशा हमको इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के साथ रहना है, ये इसका मेन मोटो था। अब ये हो गया टोटल DPSP। अब इसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट हुआ, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
1978 में, जहाँ पर कि 38 और 32 अमेंड किया गया। 42 के तहत 39A, 43A, 48A ऐड किया गया। 97 के तहत 43B ऐड किया गया। 86 में आर्टिकल 45 में अमेंड किया गया। ये थे हमारे DPSP। अब DPSP ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे और उसके बाद हम लोग अब आर्टिकल वाइज नहीं देखेंगे, एक टॉपिक वाइज देख रहे होंगे कि बिल क्या होता है। अगर प्रेसिडेंट पढ़ रहे होंगे तो कंप्लीट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। फिर अगर हम लोग गवर्नर पढ़ रहे होंगे तो उसके रिलेटेड जहाँ जहाँ भी छोटे छोटे मोटे टॉपिक होंगे वो सबको हम लोग एक साथ पढ़ रहे होंगे। अब इसके बाद जनरली किसी भी एग्ज़ाम में आर्टिकल वाइज नहीं पूछा जाता है, या फिर आर्टिकल 368 जो कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ये आप लोग को याद ही हो गया होगा। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जिसमें कि फंडामेंटल राइट अगर आपका वैलिड होता है तो आप इसके लिए जा सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इस DPSP के अलावा कुछ और आर्टिकल है जो कि DPSP की तरह बिहेव करते हैं। कौन कौन करते हैं? आर्टिकल 335, इसमें क्लेम्स ऑफ SC एंड ST टू सर्विस है। एक है आर्टिकल 350A जिसमें कि इंस्ट्रक्शन मदर लैंग्वेज में, ऐसा होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर लैंग्वेज। आर्टिकल 352 डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ये सब होना चाहिए, ऐसा कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कुछ केसेस के बारे में बात करें, जो DPSP है और आर्टिकल है, तो अगर कभी ऐसा जैसे कि DPSP को फॉलो करते समय में अगर कुछ फंडामेंटल राइट हमारे वॉलेट होते हैं तो वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए केस हुआ था मिनर्वा मिल केस 1980 में। तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का वायलेशन हो सकता है DPSP को फॉलो करवाने में, ऐसा उस टाइम कहा गया। और इसीलिए एक 42nd अमेंडमेंट एक्ट भी आया था कि मेड ऑल DPSP को फॉलो करने के लिए आर्टिकल 14, 19 एंड 31 का वायलेशन किया जा सकता है। बट अब 31 तो रहा नहीं, तो सिर्फ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। हम लोगों को फंडामेंटल राइट एंड DPSP के बीच में बैलेंस करके चलना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और अभी आर्टिकल 39B और 39C को फॉलो करने के लिए आर्टिकल 14 एंड 19 को ऊपर रखा गया। इट मीन्स 39B एंड 39C ऊपर है, आर्टिकल 14 एंड 19 से ये प्रेजेंट स्टेटस है, इसको ऊपर रखा गया था। ठीक, क्या क्या बोले? कौन सा केस? मिनर्वा मिल केस 1980। इसमें क्या आया था जजमेंट? बैलेंस बिटवीन FR एंड DPSP, ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। ठीक, आर्टिकल 39C एंड B एंड C कहते हैं। आर्टिकल 39B एंड C क्रिएटर रखा गया आर्टिकल 14 एंड 19। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड उसके बाद हम लोग एक टॉपिक वाइज देखना स्टार्ट करेंगे, जो भी टॉपिक चूज़ होगा। थैंक यू।